Good morning, my dear student of class 10th. Today, my first class of geography for you and the chapter 1, class 10, resource and development. Resource and development ये हमारा चैप्टर है क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस मतलब संसाधन और डेवलपमेंट मतलब उसका विकास इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रिसोर्स होता क्या है दरअसल रिसोर्स का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है वो ये है everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources कहने का मतलब ये है हर वो चीज जिसे हम अपने तकनीक के हिसाब से विज्ञान के हिसाब से और जिसको समाज भी मान्यता दे अपने इस्तेमाल में ला सके वो रिसोर्स है बच्चों रिसोर्स को समझने के लिए मैंने एक ना यहाँ पे डायग्राम बनाया इसे ध्यान से समझिए एक्चुअली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज के टू टाइप्स हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स में आपके आ गए स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड क्वालिटी जबकि रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज कंटीन्यूअस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल रिसाइकलेबल मतलब हो गया आपका जैसे कि मेटल्स वगैरह है जैसे कि प्लास्टिक लोहा एल्युमिनियम वगैरह और नॉन रिसाइकलेबल में मतलब फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोलियम वगैरह इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है फिर ये बायोलॉजिकल को भी हमने दो भागों में बांटा है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस डायग्राम के आधार पे हम रिसोर्स को समझ सकते हैं आप इस डायग्राम को अपने नोटबुक में उतारिए फिर हम लोग डेप्थ में रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को समझेंगे चलिए उतारिए इसे ओके आप लोगों ने डायग्राम को उतार लिया अब हम लोग रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को अच्छे से समझते हैं तो मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताया रिसोर्स का मैंने डिफिनेशन बताया एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यानी कि तकनीकी रूप से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इकोनॉमिकली फीजिएबल यानी आर्थिक दृष्टिकोण से वो हमारे पहुंच में है या नहीं है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कल्चरली मतलब वो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे भी वो एक्सेप्टेबल हो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज रिसोर्सेज को हम इस तरह से बांट सकते हैं एट फर्स्ट नंबर ए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब स्रोत के आधार पे उत्पत्ति के आधार पे on the basis of origin biotic resources and abiotic resources biotic resource means क्या हो गया obtained from biosphere and have life that means आप ये कह सकते हो कि जो भी सजीव चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोरा फौना फिशरीज एंड लाइव स्टॉक यानी कि फ्लोरा का मतलब हो गया जितने भी प्लांट कैटेगरीज हैं फौना का मतलब जो एनिमल कैटेगरीज है फिशरीज मतलब जो वाटर एनिमल मछली प्रजाति जो भी है और लाइव स्टॉक मतलब जीव जंतु ठीक है मवेशी तो इस तरह से ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज में आ गए अगर हम एबॉटिक रिसोर्सेज की बात करें all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources example rocks and metals यानी कि पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं जो सजीव है जो लिविंग थिंग्स में है वो आपके बायोटिक हो गए एंड जो नॉन लिविंग्स हो गए वो एबॉटिक हो गए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि all those things which are composed of non-living things for example rocks and metals तो बच्चों ये जो मैंने कैटेगरीज बताया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पे पृथ्वी में ये जो रिसोर्सेज हैं दो कैटेगरीज हो गए बायोटिक और एबॉटिक ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो रिसोर्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब हो गया कि हमारे पास हम किस चीज को उपलब्ध करा पाते हैं उपलब्धता के आधार पे जैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज इसके नंबर 1 कैटेगरी में आता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्स व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकली केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस यानी कि जिस चीज को हम फिजिकली केमिकली या मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा फिर से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं वो आपका हो गया रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके एग्जांपल्स हैं सोलर एंड विंड एनर्जी वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ
ठीक है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आज की डेट में हमारे एनर्जी का तो ये भविष्य का ऑप्शन सबसे बेस्ट ये है ही। इसके अलावा वाटर यानी कि पानी, ये तो आप जानते ही हो कि वाटर साइकिल के द्वारा पानी हमारे पास आते रहता है। फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे, हालांकि वाइल्ड लाइफ भी आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो भागों में बांटा गया है, कंटिन्यूअस और फ्लो। ठीक है, तो आप ये जो रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज को मैंने आपको ओरिजिन के बेसिस पे बताया, बायोटिक, एब्वाटिक और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे बताया रिन्यूएबल। एंड नेक्स्ट टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट टॉपिक में मैं जाऊं उससे पहले आप इसे अपने नोटबुक में उतार लीजिए। ओके, ओके, उतार लिया आप लोगों ने। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे सेकंड कैटेगरीज है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस ऑक्योर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें बनने में काफी लंबा समय लगता है। एंड इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, इसमें मिनरल्स आते हैं और फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। These resources take millions of years in their formation. Millions of year लगते हैं इसको formation होने में। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recyclable and get exhausted with their uses. इसमें से ये जो रिसोर्सेस हैं, ये जो मिनरल्स हैं, इसमें सिर्फ मेटल से कैसे लेवल में आ गया जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बट जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, क्या इन सबों को तो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं और इसका जो सोर्स है वो तो हमारे पास लिमिटेड है। तो ये सभी जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। दो कैटेगरी हमने समझा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप दो कैटेगरीज है, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। इंडिविजुअल इसके 4 कैटेगरीज है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब हो गया किसी के प्राइवेट यानी कि खुद का। कम्युनिटी का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई एक गांव है जहां पे लोगों ने मिलकर कोई एक पोखर बनाया हुआ है या कोई पार्क है या कोई सामुदायिक भवन है। नेशनल का मतलब हो गया जो हमारे देश का है, जो हमारे राष्ट्र का संपत्ति है। और इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा जगह, कोई एक ऐसा चीज जहां पे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नजर रखे हुए होती है, उससे परमिशन लेके काम होता है। तो इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो ऑन्ड बाय प्राइवेटली या इंडिविजुअल्स, इसमें मैंने बताया किसी का पर्सनल लैंड, पॉन्ड्स और शेयर्स या प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। एग्जांपल विलेज पॉन्ड्स, गांव कोई पोखर, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड etc। नेशनल की बात करें तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द नेशन। मतलब अगर आप टेक्निकली समझो तो जो हमारे देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, जैसे कि सड़कें हुई, नहरें हुई, रेलवेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और इंटरनेशनल मैंने बताया है कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। इस तरह के रिसोर्सेज को इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो उस पर देखते हैं, उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। तो बच्चों मैंने 3 तरह की कैटेगरीज के रिसोर्सेज को बताया। आप ये तीनों कैटेगरीज को नोट्स में उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और आगे रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को समझाऊंगा। थैंक यू।